मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी, आप कह रहे थे कि बाजार अब ऐसे लेवल पे आ गया, मुंह में पानी आ रहा है, राइट। और अच्छी तेजी भी बन गई, करीबन हम लोअर लेवल से 10% ज़्यादा चल चुके हैं, अच्छे बढ़ चुके हैं। अब जिन लेवल के आसपास हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इस वक्त एक बार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से बाजार का डायरेक्शन बताएं पहले। गुड मॉर्निंग अनिल साहब, इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी विद यू। जैसे आपने कहा सर, मुंह में पानी आ रहा था, स्क्रीमिंग बाई जैसी स्थिति थी। मार्च 3-4 को हम बात कर रहे थे और वापस मार्केट ने एक और मौका भी दिया, 2 बार दिया, लोगों को बहुत कंसिस्टेंटली मौका दिया है मार्केट ने बस में चढ़ने का। अब रहा सवाल शॉर्ट टर्म का। यही जो तेजी आई ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की निफ्टी पे, वो अगर एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन को अनवाइंड करके आई होती तो उसमें भय ज्यादा होता मुझे। आप जब हम 3-4 को मिले थे ना सर, मार्च में मिले थे, तो तब थी ऑलमोस्ट 21% शॉर्ट पोजीशन और आज है 29% शॉर्ट पोजीशन। जब भी मैंने देखा पास्ट में, जब 10% का उछाल आता है निफ्टी में, अगर वो शॉर्ट कवरिंग होती तो 21 पहुंच जाता 51, 61 पे शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड हो जाती, शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो जाती। सो पॉइंट 1 ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बाउंस बैक है ये डेरिवेटिव लेड नहीं है, कैश मार्केट लेड है। एक्चुअल खरीदारी हुई, एक्चुअल खरीदारी हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो हमने ऑलरेडी वैल्यूएशन के बहाने से पैसे वापस कर दिए थे, तो सप्लाई बाकी आई नहीं। दूसरा ट्रम्प साहब का बहाना, वॉर की टेंशन, उसकी वजह से सप्लाई आई नहीं, क्योंकि पहले ही आप बेच चुके हैं। तो जो मार्केट्स वैल्यूएशन के आधार पे नहीं गिरी थी, जो खरीदारी हुई थी, तो बहाने से ये गिर गई। पॉइंट 2, आप 4 लाख करोड़ वापस करने के बाद ये बुरी खबरों को अलग नजरिए से देखना है आपने। तो कमिंग बैक, आई थिंक शॉर्ट टर्म में भी बहुत उछाल आने की उम्मीद है फॉर एवरी फॉल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट 26,000 पहुंच जाएगी। गिरावट की अगर आप उम्मीद करके बैठे हैं तो आप प्रार्थना करते जाएं। आई थिंक भगवान आपकी सुनेगा। पता नहीं 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, मुझे पता नहीं। बट मैं काफी लोगों से बात करता हूँ। एक क्लाइंट साहब है, वो बोलते हैं यार ट्रेडर लोग कितना पैसा बना रहे हैं। मैंने कहा जो बोलते हैं आपको पार्टियों में, वो पैसा बोलते हैं, जब मार्केट में पैसा नहीं बनाते वो चुप होके कॉर्नर में अपनी नहीं, और वो वही वाले बोलते हैं जिसमें बनाया है, जिस स्टॉक में। जी बिल्कुल, हाँ, जिसमें नहीं बनाया वो वाला कौन बताता है। बिल्कुल। तो हमने एक स्टडी करी, हमने, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ऊपर वाले की दया से आपके पास हजारों डायरेक्ट इक्विटी के अकाउंट्स होंगे। करेक्ट। हमने देखा कि भाई कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, और हमने डायरेक्ट इक्विटी जो एसेट एलोकेशन करते हैं, उनका 3 बार सही भी हो जाता है कि एग्जिट कर ली, वापस री एंटर कर लिया। एक बार जो उनकी एंट्री छूट जाती ना, तो तीनों सही निर्णय का पूरा पैसा वसूल करके गन्ने के जूस की तरह निचोड़ और हर बार तो आप एंट्री एग्जिट दोनों कर ही नहीं पाएंगे कभी। इतने तोप होते तो फिर बात ही क्या थी। तो इसलिए बेहतर है कि और बने रहे, ठीक रहे। बिल्कुल सर। और वॉर के लिहाज से हमने कहा कि भाई, एक भाई साहब ने मुझसे 15-20 दिन पहले पूछा कि यार वॉर होने वाली है, जैसे ये पुलवामा अटैक, मतलब 10 दिन पहले, कि अब तो मैं पूरे पैसे निकाल रहा हूँ। मैंने कहा साहब, आपने कहा कारगिल वॉर हुई थी, उसका आंकड़ा देखा था, कौन से डेट से कौन से डेट हुई थी? 3 मई से 3 मई 1990 से, और 29 जुलाई तक, 26 जुलाई तक। 26 जुलाई पहले दिन गिरी होगी, दूसरे दिन गिरी होगी, बट ये पूरे दौर में 0.8% निफ्टी गिरी है। करेक्ट। चारों इंस्टेंसेस में हमारी एवरेज फॉल थी, पाकिस्तान के साथ जो टेंशन था उसकी मीन फॉल थी 6%, मीडियन फॉल थी 4%, फुल पीरियड। पहले दिन का झटका इज नॉट व्हाट रिप्रेजेंट्स। वो तो इमीडिएट नीजर रिएक्शन आता है, बट इवेंचुअली आपके लिए बढ़िया तेजी बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म व्यू भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म तो हमेशा अच्छा है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब दूसरा सवाल ये नतीजों के सीजन को लेकर, ठीक है। रिजल्ट सीजन बड़ा मिक्स आ रहा है। अब रिजल्ट अलग तरह के, स्टॉक का रिएक्शन अलग तरह से। आईटी के रिजल्ट ख़राब हैं लेकिन स्टॉक घट नहीं रहे। बैंक्स ठीक ठाक कर गए, बचा लिया मार्केट को। अब एनबीएफसी के रिजल्ट थोड़े वीक से आ रहे हैं। पूरा रिजल्ट सीजन कैसे देख रहे हैं? कौन से सेक्टर आपको रिजल्ट सीजन के लिहाज से मजबूत और कमज़ोर दिख रहे हैं? मेरे हिसाब से रिजल्ट सीजन जो है ना सर, हम तो एक ही आंकड़े पे बहुत तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। 1049 को जो इस साल का टोटल निफ्टी की अर्निंग का आंकड़ा है। ओके, अब तक जो है 7 कंपनियां निफ्टी की रिजल्ट दे चुकी हैं। ऑलमोस्ट 90 रुपीज 50 पैसा लास्ट ईयर की अर्निंग्स थी। इस साल की अगर वेटेड एवरेज देखूं, ये 7 कंपनियों की 32.9% की वेटेज आ चुकी है, मतलब 1/3 की निफ्टी की रिजल्ट आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ वेटेज, और 5.3% की ग्रोथ है। मेरे हिसाब से जो 1049 का जो आंकड़ा लेके चल रहा था, उसमें 20 रुपए का घटौती हो सकती है।
सो कमिंग बैक, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी लार्ज कैप में जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, इसीलिए नतीजों से परे क्यों आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत हो रहा है फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप्स, स्पेशली इन द रिटेल सेगमेंट. म्यूचुअल फंड इज स्टिल परचेजिंग स्मॉल कैप, मिड कैप, बट रिटेल इज परचेजिंग लार्ज कैप. तो बिकॉज वो जो सेफ्टी के हेवन, सेफ हेवन के चक्कर में जो लोग फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए निफ्टी के नतीजे और रिजल्ट्स और स्टॉक मूवमेंट में फर्क आ रहा है. दैट्स पॉइंट वन. रहा सवाल, हमारा ये मानना है कि इफ यू लुक एट सेक्टर वाइज, ऑटो की 4% आई है, बैंकिंग की जो रिजल्ट्स आएंगी वो काफ़ी अच्छी आनी चाहिए. दैट्स आर ऑटो बैंक्स. ऑटो और बैंक. और अगर मैं देखूं सर, मेरे हिसाब से ऑटो और बैंक्स दो अच्छे नहीं सप्लाईज करने की उम्मीद रखते हैं. बाकी सब उम्मीदों के. और कोई कमजोर में आई थिंक एफएमसीजी कमजोर में आएगा. दैट्स द एक्सपेक्टेशन. एफएमसीजी कमजोर, बट वो बहुत लो वेट के इन, जैसे निफ्टी को ही हम ट्रैक करते हैं क्योंकि वो बुनियाद है, फिर सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं ऑर्बिटल. तो एफएमसीजी अगर लो अर्निंग्स से अंडर मतलब एस्टिमेट से कम भी आता है, तो बट उसकी वेटेज जो है सिर्फ 4.5% की है निफ्टी में. तो अभी ऐसे माहौल में किस तरह के सेक्टर शेयर्स में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ ग्लोबली टेरिफ वॉर की जो टेंशन है थोड़ी कम तो हुई है, तो क्या अब वो शेयर खरीदे जा सकते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हैं, या अभी भी भारत से जुड़े हुए शेयर वहीं खरीदें? मेरे हिसाब से भारत से जुड़े हुए टूटे हुए शेयर खरीदने चाहिए. सेक्टर की बात करूं तो मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट इंडेक्स की जो गिरावट आई है वो ज़रूरत से ज़्यादा है. वो ज़्यादा जज्बातों पे चल रहा है, ना कि फंडामेंटल पे. रिजल्ट वाइज उसी के सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. लोगों को लग रहा है कि मार्केट टूटेगी तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस सब टूटेंगे, टूटने चाहिए. करेक्ट. बट ये हो नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फ्लो. बट प्राइजेस में, जैसे कल की बात कर ले, मतलब लास्ट फ्राइडे की बात करें, तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स ने 3.5% की गिरावट देखी. निफ्टी ने अच्छी खासी बाउंस बैक देखी. तो जहां भी जज्बात हावी हो चुके हैं वहां करना चाहिए. दूसरा, हमने एक स्टॉक की स्ट्रेटजी हमने अपनी ट्रेजरी पे हमेशा चलाई है. ये काफी काम आ सकती है ऐसी स्थितियों में जो स्टॉक्स खरीदना बेचना चाहते हैं. तो हम लास्ट 6 महीने के सबसे वर्स्ट दिन देखते हैं, स्टेप 1. ओके. स्टेप 2 देखते हैं वर्स्ट डे पे NSE 500 के पॉजिटिव शेयर्स कौन से थे. लास्ट 6 महीने के सबसे खराब दिन पहले देखो, और फिर जो उन खराब दिनों में अच्छे शेयर कौन से थे? हाँ, जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया. हाँ, मतलब उन खराब खराब दिनों में भी जो गिर नहीं रहा. ओके, ठीक है. अब उसमें से आपको कॉमनैलिटी निकालनी है. कौन से शेयर कॉमन? जो 1 2 3 4 शेयर आपको कॉमन मिलेंगे. समझो 10 बार ऐसे खराब रिटर्न आए हो, उन 10 बार में से कौन से वो शेयर हैं जिन्होंने 10 में से 6 बार या 8 बार अच्छे रिटर्न दिए उस दिन? हाँ, उस दिन पर्टिकुलर. एक दिन की ज्यादा महत्वपूर्णता स्टडी के लिए, नॉट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट. करेक्ट. अब आपको ये पता लग गया कि ये 6 स्टॉक अच्छे चले, और उसमें से 3 स्टॉक जो है हर बार लिस्ट में आए. तो इससे क्या साबित होता है कि इन स्टॉकों की जो करंट ओनरशिप है ना, वो मार्केट के मूवमेंट से थोड़ा दूर है. से नहीं, बिजनेस ओनरशिप है. उनकी जो भी स्टॉक खरीद के बैठे ना, रिपोर्ट देख के खरीद के नहीं बैठे. तो आपको एक संतुलन एक मिलता है कि यार इधर सप्लाई जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट से नहीं आ रही, बिजनेस के सेंटिमेंट से आ रही है. बुरे वक्त में बिजनेस खरीदे, अच्छे वक्त में प्राइस खरीदे. जब मार्केट अच्छी चल रही हो तो मोमेंटम के साथ चले, जब मार्केट अच्छी नहीं चल रही हो तो रिजल्ट्स, बिजनेस फंडामेंटल्स के लिए आपको ये क्लियरली उभरते हुए निकलना आएंगे. देखो, डिमांड कितनी भी हो सर, सप्लाई आती रहेगी ना तो स्टॉक बढ़ नहीं सकता. करेक्ट. एक स्टॉक ऐसा ही देख रहा था मैं, हर जगह दिख रहा है, उसकी फ्री फ्लोट है 7,000 करोड़ की. अब अगर 7,000 करोड़ की सप्लाई आ जाए, मतलब फ्री फ्लोट, तो कितनी भी डिमांड हो, स्टॉक ने तो गिरना ही गिरना है. सही बात है. अब जैसे अगर आपने स्ट्रेस टेस्ट कर लिया कि ये 7,000 करोड़ की जो ओनरशिप है फ्री फ्लोट की, वो बड़ी मजबूत ओनरशिप है, उस शेयर को खरीदना इन मार्केट अनसर्टेनिटी, यू विल नॉट गेट pleasant negative surprise. You may miss out on the rally, Correct. but you will be stuck to the business, not to the price of the business. ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जो स्टॉक कमज़ोर बाजार में भी गिरे ना, डटे रहे, टिके रहे, उल्टा मजबूत हो जाए, वो अच्छे बिजनेस है और वहाँ पर खरीदारी का मौका आपके लिए फिर बन सकता है. ये राय आपके लिए आती है. बहुत ही बढ़िया. तो इंटरेस्टिंग ये रहा. अब एक और आखिरी सवाल आपसे जो मैं लेना चाहता हूँ वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, चूँकि आपकी तो पहचान ज़्यादा म्यूचुअल फंड से है, लोग कम जानते हैं कि मार्केट पर भी आप बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट हो या बड़े लॉन्ग टर्म वाले. तो इस वक्त अगर कोई नया पैसा लगाने की सोच रहा है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो इक्विटी में उसे कहाँ, किस तरह के फंड्स में पैसा लगाना चाहिए? अनिल साहब, मैंने कहा कि मल्टी कैप, जब आपकी स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट की संभावना थी,
तो अगर आपको पहले शुरुआत करनी है तो फ्लेक्सी कैप करना था, अब गिरावट हो चुकी, मेरे हिसाब से एक पैरिटी सी आ गई है, तो मल्टी कैप। अगर आप पहले निवेश करने की म्यूचुअल स्टॉक्स ही कर रहे थे, म्यूचुअल फंड की स्थिरता आपको आज अट्रैक्ट कर रही है मार्केट अनसर्टेनिटी में, तो मल्टी कैप से शुरुआत करें। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप टॉपअप कोई भी तीनों सेगमेंट में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तीनों सेगमेंट में एक पैरिटी सी आ चुकी है, एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। सो कमिंग बैक, न्यू इन्वेस्टर्स मल्टी कैप। अगर आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास स्मॉल कैप नहीं हो तो ये समय है कि आप स्मॉल कैप एक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि स्मॉल कैप में जो डिमांड आ रही है, मैं आपको थर्सडे का आंकड़ा बता रहा हूं, एक्टिव फंड्स जो हैं उसमें 320 करोड़ स्मॉल कैप में एंट्री हुई है वो एक दिन में। लोगों को लगता है कि यार सब लोग बेच के निकल रहे होंगे। इंडिया काफी स्मार्ट हो चुका है। आप आंकड़े देखिए, स्मॉल कैप में लास्ट वीक परचेज आई है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की। जब हम वॉर की टेंशन ले रहे हैं, इंडियन निवेशक ऐसे घबरा के निकाल नहीं रहा है, नेगेटिव नहीं कर रहा है। 320 करोड़ की परचेज इज वन ऑफ द हाईएस्ट। सो कमिंग बैक सर, मल्टी कैप। अगर आप ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो गैप देखिए, लार्ज कैप में अगर 60% ना हो तो वहां ब्रिज कीजिए। स्मॉल कैप में अगर आप 5% में ही बैठे हैं तो आप उसको 20 तक ला सकते हैं। तो बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए अपनी गैप के हिसाब से चलें, 60 लार्ज कैप, 20 मिड कैप एंड 20 स्मॉल कैप। जहां भी गैप हो वहां खरीदें इन दिस कैटेगरी। और बेहतर ये कि फिर मल्टी कैप फंड में पैसा लगाएंगे तो आपके लिए तीनों में एक्सपोजर बराबर मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। और एक और फिक्स इनकम के लिहाज से क्या फिक्स इनकम में पैसा लगाने का अभी भी सही समय है? तो क्या लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में, गिल्ड्स में कहाँ पैसा लगाना चाहिए? अब मेरे हिसाब से सर, जो लॉन्ग डेटेड में अगर आप कैपिटल गेन की उम्मीद कर रहे हैं तो ज्यादा उम्मीद की बिल्कुल ना करें। यही मेरा स्टांस रहा है। जब रिपो बढ़ा था तो आपको नुकसान नहीं होता, नीचे आने पे आप उम्मीद मुनाफे की कर रहे हैं तो वाजिबी चीज नहीं है, नहीं होगा मुनाफा। आर्बिट्राज फंड्स जो 8.4% प्री एक्सपेंस रिटर्न दिए हैं लास्ट 2 साल में, 8.4%, वो भी थोड़ा टेपर होगा। मेरे हिसाब से आर्बिट्राज फंड में टिके रहे। काफी सारे ऐसे डेट फंड्स हैं, अगर मैं म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मतलब इन्वेस्टर के लिहाज से बताऊं तो वो क्या कर रहे हैं कि 2/3 पैसा डेट में रख रहे हैं, 1/3 पैसा आर्बिट्राज में रख रहे हैं। इसकी वजह से आपको 12.5% की कैपिटल गेन की टैक्स मिल रही है। इसमें ही आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न 6.5 मिलने की उम्मीद है। 6.5 का पोस्ट टैक्स मिल जाए तो एफडी के मुकाबले हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में 10%, ये आपको प्री टैक्स 10% इक्वलेंट रिटर्न दे सकता है। ऐसे काफी सारे फंड्स हैं जो 2/3, 1/3 के आधार पे 12.5% की टैक्सेशन का फायदा लेते हुए, अगर आप 30% की, जैसे काफी सारे सैलरीड एम्प्लॉइज जिनके पास कोई और विकल्प नहीं है कि टैक्स बचा लें, 15 लाख की भी पगार होती है तो 30% ब्रैकेट में आ जाते हैं। फिर जो भी एफडी की रिटर्न आती है वो 30% पे टैक्स होती है इंक्रीमेंटली। उनके लिए ये जो डेट और आर्बिट्राज की कॉम्बिनेशन के फंड्स हैं, टू गेट यू 10% इक्वलेंट एफडी रिटर्न। फंड्स को क्या कहा जाता है सर? ये हाँ, तो ये कहलाया जाते हैं मल्टी एसेट डेट फंड्स। मल्टी एसेट डेट फंड, जिसमें डेट भी है, आर्बिट्राज भी है, ताकि उसको टैक्सेशन आपको 12.5% वो बेनिफिट मिल जाए इक्विटी वाला। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज सर समय देने के लिए, और शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए।